गल्फ में जंग फिर दस्तक दे रही है। अमेरिका ईरान पर हमले की धमकियां ही नहीं दे रहा बल्कि तैयारी भी कर रहा है और ईरान बार बार कह रहा है कि ये जंग पूरे गल्फ के इलाके में फैल जाएगी। ऐसे में लाखों वो भारतीय और पाकिस्तानी क्या करें जो गल्फ के मुल्कों खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और खुद ईरान में काम कर रहे हैं। अगर वाकई वार छिड़ जाए, गल्फ में मौजूद भारतीय और पाकिस्तानी खुद को कैसे सिक्योर रखें। जंग कभी सायरन बजाकर नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश कदमों से दाखिल होती है। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर, फिर एक एनालिसिस, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करती अफवाहों की शक्ल में, और आखिर आम इंसान की नींद, उसकी नौकरी और उसके फ्यूचर का मसला बन जाती है। आज गल्फ की फ़ज़ा में जो बेचैनी महसूस की जा रही है वो किसी एक मिसाइल, किसी एक स्टेटमेंट या किसी एक दिन की पैदावार नहीं, बल्कि बरसों से जमा होती हुई टेंशन, वर्ल्ड पावर्स की स्ट्रेटेजिक रस्साकशी, रीजनल वॉर्स, इकोनॉमिक प्रेशर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मुकम्मल दबाव है जो अब डायरेक्ट आम लोगों की जिंदगियों तक पहुंच चुका है। अगर आप दुबई के किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर आप रियाज के किसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप दोहा के किसी न्यूज़ रूम में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या अगर आप कुवैत के किसी लेबर कैंप में दिन गुजार रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान की मौजूदा टेंशन वाकई एक मुकम्मल वार सिनेरियो में तब्दील होती है, तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होगा कि हमला किसने किया, बल्कि असल सवाल ये होगा कि हम इस हालत में खुद को और अपनी फैमिली को और अपने फ्यूचर को कैसे सेव रखें। सबसे पहली और सबसे अहम हकीकत ये समझना ज़रूरी है कि अगर वार हुई तो गल्फ डायरेक्ट बैटलफील्ड नहीं बनेगी। न दुबई पर बम गिरेंगे, न रियाज की सड़कों पर टैंक्स चलेंगे और न दोहा में स्ट्रीट फाइटिंग होगी। लेकिन उसके बावजूद गल्फ इस वार का सबसे सेंसिटिव और सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्सा ज़रूर बनेगी, क्योंकि ये पूरा इलाका ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और मिलिट्री ट्रांजिट जोन की हैसियत रखता है। दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस इसी इलाके से गुजरता है। ग्लोबल एयर रूट्स का सेंटर यही इलाका है और गल्फ की इकोनॉमीज जिन हाथों पर खड़ी हैं वो हाथ बड़ी तादाद में भारतीय और पाकिस्तानी वर्कर्स के हैं। इसीलिए वार के असरात सबसे पहले मिसाइलों पर नहीं बल्कि नौकरियों, वीज़ा स्टेटस, बैंकिंग सिस्टम, फ्लाइट्स और मेंटल हेल्थ पर पड़ते हैं। यहाँ ये सवाल बहुत अहम है कि क्या वाकई गल्फ में मौजूद भारतीय और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के दरमियान एंग्जाइटी मौजूद है। इसका जवाब साफ और दो टोक है, हाँ। और ये एंग्जाइटी कोई वहम या अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकी रोज़मर्रा महसूस की जाने वाली हालत है। लोग खुद से नहीं बल्कि एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि अगर वार बढ़ी तो नौकरी का क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं, क्या बच्चों को वापस भेज देना चाहिए, क्या फ्लाइट्स बंद हो सकती हैं और क्या अचानक एविक्यूएशन का ऐलान हो सकता है। ये मेंटल टेंशन या प्रेशर 3 बुनियादी रीजन से जन्म ले रहा है, जिनमें सबसे पहली वजह इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वार सिनेरियो में सबसे पहले प्रोजेक्ट्स स्लो होते हैं, हायरिंग फ्रीज होती है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल खतरे में आते हैं। खासतौर पर कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और रिटेल जैसे सेक्टर्स में जहां भारतीय और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा काम करते हैं। दूसरी बड़ी वजह फैमिली प्रेशर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में बैठे घर वाले रोज़ फ़ोन पर यही सवाल दोहराते हैं कि वापस आ जाओ, हालात ठीक नहीं लग रहे। और जब ये सवाल रोज़ाना सुनने को मिले तो मजबूत से मजबूत इंसान के जहन में भी डाउट और खौफ पैदा होना फितरी बात है। तीसरी और सबसे ख़तरनाक वजह अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया वार के माहौल में सबसे ख़तरनाक हथियार बन जाते हैं, जहां बग़ैर तस्दीक के खबरें, जाली फर्जी अलर्ट्स और सनसनी फैलाने वाले मैसेज हकीकत से ज़्यादा खौफ पैदा करते हैं। अगर वाकई वार शुरू हो जाती है तो उसका पहला फेज़ बमबारी नहीं बल्कि कन्फ्यूजन होगा। एयर स्पेस लिमिटेड हो सकती है,
फ्लाइट्स कैंसिल या रीरूट की जा सकती हैं, बैंकिंग सिस्टम स्लो हो सकता है और कंपनियों की तरफ से साफ डायरेक्शंस, एडवाइजरीज आने में वक्त लग सकता है। यही वो लम्हा होता है जहां घबराहट में लिया गया एक गलत फैसला बाद में सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसीलिए इस स्टेज में पहला सुनहरी उसूल यह है कि अकेले फैसले न करें। खुद से टिकट बुक करना, एजेंट्स के दावों पर यकीन करना या एम्बेसी एडवाइजरी के बगैर मुल्क छोड़ने की कोशिश करना अक्सर मसले हल करने के बजाय मजीद पेचीदा बना देता है, क्योंकि एयर स्पेस क्लोजर की सूरत में असल मालूमात सिर्फ गवर्नमेंट्स, एम्बेसीज और मेजर एयरलाइंस के पास होती हैं। दूसरा सुनहरी उसूल यह है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ही असल सिक्योरिटी समझें, क्योंकि वार के वक्त इंसान की पहचान उसकी बहादुरी नहीं बल्कि उसका पासपोर्ट होता है। इकामा सेव होना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर डिटेल्स और एम्बेसी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और उन सब की डिजिटल कॉपियां फ़ोन और क्लाउड में महफूज होनी चाहिए, क्योंकि ये तैयारी खौफ की अलामत नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की निशानी है। तीसरा सुनहरी उसूल कैश के हवाले से है, क्योंकि वार के दौरान बैंकिंग सिस्टम हमेशा काबिले भरोसा नहीं रहता। एटीएम्स खाली हो सकते हैं, ऑनलाइन एप्स काम करना बंद कर सकती हैं और इंटरनेशनल ट्रांसफर डिले हो सकती है। इसलिए कम से कम 2 हफ्तों का कैश, ज़्यादातर लोकल करेंसी में और थोड़ी होम कंट्री करेंसी के साथ रखना एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये पैसा आसाइश के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी के लिए होता है। नौकरी के साल पर सबसे ज़्यादा पैनिक पैदा होता है, क्योंकि यहाँ भी इमोशंस नहीं बल्कि स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ, मीडिया, यूटिलिटीज़ और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां निस्बतन स्टेबल रहती हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सबसे ज़्यादा प्रेशर में आते हैं। लेकिन वार के इब्तदाई हफ्तों में कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को नहीं निकालती बल्कि हालात का जायज़ा लेती हैं। इसलिए उस वक्त नौकरियां बदलना, रिज़ाइन देना या गैर ज़रूरी रिस्क लेना अक्लमंदी नहीं बल्कि खामोशी, डिसिप्लिन और सब्र ही सबसे मजबूत स्ट्रेटजी साबित होती है। अगर इवैक्यूएशन का ऐलान होता है तो ये सबसे नाजुक स्टेज होता है, क्योंकि इवैक्यूएशन कभी भी फिल्मों जैसी नहीं होती बल्कि हमेशा फेज वाइज एम्बेसी लेड और लिस्ट बेस्ड होती है। अगर आप भारतीय या पाकिस्तानी हैं तो एम्बेसी रजिस्ट्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ ऑफिशियल मैसेजेस पर अमल करें और प्राइवेट एजेंट्स या गैर सरकारी दावों से दूर रहें, क्योंकि वार के हालात में जाली लोग सबसे पहले एक्टिव होते हैं। फैमिलीज के साथ रहने वालों के लिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों के स्कूल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ज़रूरी दवाएं और एक बेसिक ट्रैवल किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए। बच्चों के सामने घबराहट जाहिर नहीं करनी चाहिए बल्कि सादा और साफ ज़बान में हालात समझाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मेंटल प्रेशर डायरेक्ट पेरेंट्स के रवैये से जुड़ा होता है। इंफॉर्मेशन वार से बचाव भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल सेफ्टी, क्योंकि वार के दौरान बमबारी से पहले अफवाहें नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए उसूल सादा है, सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, एम्बेसी अपडेट्स और ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेज पर डिपेंड हो और ख़बरों को दिन के ख़ास वक्त तक महदूद रखें, क्योंकि ओवर एक्सपोजर मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। मेंटल हेल्थ इस वार का सबसे नज़रअंदाज किए जाने वाला फ्रंट है, क्योंकि जिस्म बाद में थकता है, जहन पहले थक जाता है। नींद का ख़राब होना, चिड़चिड़ापन, खामोशी या अपने मुल्क वापसी की बेचैनी सब नॉर्मल रिएक्शन हैं। लेकिन रूटीन बरकरार रखना, घर वालों से ईमानदार बातचीत करना और ख़ुद को तन्हा न छोड़ना इस स्टेज पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर जहन ही गलत फैसले करता है। आखिर में वतन वापसी का सवाल आता है, जो इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक होना चाहिए। अगर एम्बेसी एडवाइस करे वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो
नौकरी ख़त्म हो जाए या फैमिली के लिए रिस्क बढ़ जाए तो वापसी दुरुस्त फैसला हो सकता है। लेकिन सिर्फ अफवाहों या पैनिक की बुनियाद पर वापस जाना अगर बाद में पछतावे का सबब बनता है, क्योंकि वार में रफ्तार नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त अहम होता है। आखिर में बस एक बात याद रखिए कि जंग बहादुरी नहीं मांगती, वो अकल मांगती है। और गल्फ में मौजूद भारतीय और पाकिस्तानी अगर खामोश तैयारी करें, ऑफिशियल एडवाइजरीज पर अमल करें, अफवाहों से दूर रहें और एक दूसरे का सहारा बने, तो वो इस क्राइसिस से न सिर्फ सेफ और सिक्योर रह सकते हैं बल्कि डिग्निफाइड तरीके से निकल भी सकते हैं। ये वक्त खौफ का नहीं बल्कि समझदारी का है। ये वक्त भागने का नहीं बल्कि सोचने का है। और ये वक्त ये साबित करने का है कि हम जंग में नहीं बल्कि अकल में यकीन रखते हैं। कमेंट में बताएं कि आप कहाँ हैं और कितना स्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।